हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज यानी कि 2 नवंबर के जितने भी करंट न्यूज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस बाइसन लड़ाकू विमान को विदा किया गया? तो विच बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट वाज रिसेंटली रिटायर्ड बाई द इंडियन एयर फोर्स? तो ये आपका है मिग 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिग 21। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये एक बाइसन लड़ाकू विमान था जिसको अब भारतीय बेड़े से रिटायर कर दिया गया है। तो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से खतरे के मद्देनजर भारतीय सेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा करने में जुटी है। हमारी वायुसेना दशकों पुराने फाइटर जेट्स को धीरे धीरे अपने बेड़े से हटा रही है। तो फ्लाइंग कॉफिन के नाम से कुख्यात हो चुके मिग 21 बाइसन विमान को एक और बेड़े से हटा दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के चौथे स्क्वाड्रन से भी रूस निर्मित जो मिग 21 बाइसन था, इस विमान को हटा दिया गया है और उनकी जगह सुखोई 30 MKI ने ले ली है। ठीक है, तो किसने ली है? सुखोई 30 MKI ने। तो इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में अभी मिग 21 बाइसन विमान को रिटायर कर दिया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सभा का छठा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सो वेयर वाज द सिक्स्थ सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली हेल्ड? तो ये किया गया नई दिल्ली में। तो आप याद रखेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, एक तो इसका ये छठा सत्र था और इसका जो आयोजन होता है वो नई दिल्ली में किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन दैट मीन्स ISA की छठी असेंबली का आयोजन 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और ISA की अध्यक्षता किसने करी? तो विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री हैं RK सिंह। RK सिंह का मतलब यहाँ पे राजकुमार सिंह है। ठीक है, तो राजकुमार सिंह ने की। असेंबली की सह अध्यक्षता फ्रांस की विकास, फ्रैंकोफोनी तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री सुश्री क्रिसोला जचारो पोलू ने की। ठीक है, तो क्रिसोला जचारो पोलू ने की। तो अध्यक्षता की बात करें यहाँ पे, तो ये फ्रांस की जो विकास, फ्रैंकोफोनी तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री हैं सुश्री क्रिसोला जचारो पोलू, इन्होंने करी। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, अपने भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता करी वो विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री हैं राजकुमार सिंह, इन्होंने करी। तो ये छठा सेशन था इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, और इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इतना आपको याद रखना है। अगला है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर? तो विहान तल्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विहान तल्या को ये मिला। तो बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर WPY प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीतकर फोटोग्राफी के प्रति उत्साही और संरक्षणवादियों के लिए दिलों पर कब्जा कर लिया। तो अभी किसने जीता ये जो अवार्ड है? विहान तल्या ने। कौन सा अवार्ड है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता, जिसे फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है इस पुरस्कार को। और दुनिया की सबसे असाधारण वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में ये कार्य करती है। तो आपको क्या याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसने जीता? विहान तल्या ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी वाले में। और साथ ही साथ इसको फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। और कौन इसे जारी करता है या कौन इसको इस पुरस्कार का वितरण करता है? तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय इसको वितरण करता है। ये है विहान तल्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इन विच कंट्री विल द 2034 फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड? तो अभी तक 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसकी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, इसमें 2 लोगों ने अपना नॉमिनेशन दिया था, लेकिन अभी उसमें हम बात करें तो ये सऊदी अरब को जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी भी टोटल कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अब इसको कंफर्म मानिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी देखिए सऊदी अरब को मिल सकती है, क्योंकि 31 अक्टूबर को 2030 और 2034 के वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए दावेदारी की जो आखिरी तारीख थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए बोली लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब ही इकलौता देश दावेदारी को बचा हुआ है। तो जब ये इकलौता देश बचा हुआ है तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा इसकी मेजबानी सऊदी अरब को मिल जाएगी। हालांकि इसका फैसला फीफा की 2024 में होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा। तो अब उम्मीद है कि सऊदी अरब को ये मेजबानी मिल जाएगी। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें
तो एक आप लोग और याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि 2026 का और 2030 का कहाँ पे होगा फीफा वर्ल्ड कप। अभी तो कतर दोहा में हुआ था, ठीक है, जस्ट अभी जो 2022 वाला हुआ था, लेकिन अभी आपको याद रखना है 2026 और 2030 का। तो ये आपका होगा, एक तो ये आपका होगा यूएस, ये संयुक्त देशों के साथ मिला करके होगा। तो यूएस हो गया आपका, प्लस यहाँ पे आपका कनाडा हो गया, ठीक है, कनाडा, और प्लस यहाँ पे मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर स्पोर्ट्स वाले में। और 2030 की अगर हम बात करें तो ये भी संयुक्त रूप से होगा। कहाँ पे होगा, तो एक तो आपका मोरक्को, ठीक है, मोरक्को, प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुर्तगाल, पुर्तगाल, और एक और कंट्री अगर यहाँ पे हम बात करें तो वो है स्पेन, ठीक है, स्पेन। तो इतना आप याद रखेंगे, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ये 2026 वाला है, और 2030 वाला मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा, ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अभी जो हुआ था वो कतर दोहा में हुआ था, लेकिन अब जो 2034 का होगा वो सऊदी अरब में होगा। तो 26, 30 और 34 का अब आपको पता चल गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो व्हाट इज द नेम, व्हाट नेम हैज यूनेस्को गिवन टू ग्वालियर? तो संगीत का शहर, साहित्य का शहर, नृत्य का शहर, या फिर राजाओं का शहर? तो अभी यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया है, ठीक है। तो यूनेस्को ने मंगलवार देर रात को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की नवीनतम सूची की घोषणा की। तो किसके द्वारा ये की? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN, इसकी नवीनतम सूची की घोषणा करी यूनेस्को ने। तो जिसमें दुनिया भर के 55 नए शहरों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को म्यूजिक सिटी, संगीत नगर के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब से आप इनको भी याद रखेंगे कि संगीतों का शहर, संगीतों नहीं बस संगीत का शहर, ठीक है। तो ये किसको बोला जाता है, या फिर म्यूजिक सिटी किसको बोला जाता है? तो ये ग्वालियर को बोला जाता है, ठीक है। ग्वालियर आप याद रखेंगे, आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइएगा, ये आपसे अब आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि राजा जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य के सरकार द्वारा की गई है? तो राजा जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में लगाइए कि इसकी स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को रिजर्व में और उसके आसपास के परिदृश्य में पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सुविधा प्रदान करने के लिए राजा जी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, कौन सी सरकार ने किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व? राजा जी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन। तो इसकी स्थापना उत्तराखंड सरकार ने करी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? सो इन 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया और किस देश के साथ भारत ने किया, ये दोनों आपको जानना है। तो ये भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। वो कौन कौन सा था? तो ये रहे, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ठीक है, शेख हसीना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी PM जो शेख हसीना है, इन्होंने बुधवार को सुबह 11 बजे 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इनमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, कौन कौन सी? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और एक मेगा पावर प्लांट जिसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकेंड भी शामिल है। तो 3 प्रोजेक्ट्स ये आप करें, 2 तो आपके रेल लिंक से हैं रिलेटेड, और एक आपका है पावर प्लांट। उस पावर प्लांट का नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये दोनों आपको याद होना चाहिए, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और मोंगला पोर्ट रेल लाइन। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे इनको मंजूरी दी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी PM शेख हसीना के बीच ये प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 3 ये जो प्रोजेक्ट्स थे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? सो ये अगर हम बात करें तो कहाँ पे रखा गया है? नई दिल्ली में रखा गया है। तो अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो नई दिल्ली में रखी गई है। प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया, और ये सब नई दिल्ली में हुआ। देश के हर हिस्से में एकत्र मिट्टी से तैयार अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी गई, ठीक है। तो देश के हर एक हिस्से से यहाँ पे मिट्टी को इकट्ठा किया गया, और तब जाकर के ये अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी गई है। तो मेरा युवा भारत, माय भारत प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत नई दिल्ली में करी प्रधानमंत्री मोदी ने, और वहीं पे ये आपको याद रखना है कि अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला भी रखी गई नई दिल्ली में।
और यहाँ पे देश के हर एक हिस्से से मिट्टी को पहले एकत्र किया गया, फिर जाकर के इसकी आधारशिला रखी गई है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देखिए 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें पहले नंबर पे जम्मू और कश्मीर आता है और दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, और वहीं बात करें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालयों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें पहले नंबर पर विदेश मंत्रालय, दूसरे पर रक्षा और तीसरे पर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान के लिए रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को ये तीसरा प्लेस दिया गया। ठीक है, तो रेल और शिक्षा मंत्रालय ये 3rd पोजीशन पे, रक्षा मंत्रालय 2nd पोजीशन पे और विदेश मंत्रालय 1st पोजीशन पे। और वहीं पे अगर हम बात करें राज्यों की, तो किन राज्यों को यहाँ पे शीर्ष स्थान मिलता है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार में? तो जम्मू कश्मीर को पहला, गुजरात को दूसरा और हरियाणा राजस्थान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हालांकि ये स्टैटिक जीके की तरह है। तो कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो 7 देशों का मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्य और साथ ही साथ यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लीजिए अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्यों के अलावा लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। बात करें तो 1 नवंबर को ये लोग अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन इनका साल अलग अलग होता है। जैसे कि 1956 में ये जो 4 राज्य आपको दिख रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये 4 के 4 राज्य 1956 में अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। डेट सेम है 1 नवंबर, तो 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु याद रखना है, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। और वहीं पे हरियाणा पंजाब की राजधानी सेम है चंडीगढ़, तो इससे आप इसको याद रखेंगे कि ये अलग है थोड़ा। तो 1966 में 10 साल बाद, ठीक है, 56 में ये जो 4 राज्य थे तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जस्ट 4 साल बाद हरियाणा और पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ये 1 नवंबर 1966 को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और वहीं पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये अभी 1 नवंबर 2000 को अपना स्थापना दिवस मनाती है। ठीक है, तो ये 7 राज्य हैं जो 1 नवंबर 1900 हालांकि साल इनका अलग अलग है, लेकिन 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया गया? किस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया गया चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर? तो ये आपका है S-400। ठीक है, S-400 को तैनात किया गया, इसका नाम आप याद रखिएगा, S-400। तो भारतीय वायुसेना IAF ने 5 सहमत S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रनों में से 3 को तैनात करके चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर अपने वायु सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि देखिए टोटल 5 यहाँ पे सहमति बनी थी S-400 की, लेकिन 3 की तो तैनाती हो गई चीन और पाकिस्तान सीमा पे, लेकिन शेष 2 स्क्वाड्रन का वितरण कार्यक्रम रूस यूक्रेन संघर्ष से प्रभावित हुआ है और दोनों देशों के आधिकारिक समय सीमा को अंतिम रूप देने के लिए ये जल्द ही मिल सकते हैं और उन पर भी मंजूरी मिल सकती है। तो ये जो S-400 है, इनमें से 3 को अभी चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनाती इनकी दे दी गई है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? S-400, राइट। तो S-400 आप याद रखेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे कल, हाल ही में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र है, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। और आज का जो क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये आपको बताना है। विश्व शाकाहारी का मतलब इस शाकाहारी में वो नहीं होता है कि जैसे एक तो होता है कि आप उसमें मांस खाना छोड़ देते हो, मांस और मच्छी जो होते हैं ये खाना छोड़ देते हो, केवल उसमें जो घर के सिंपली खाना होते हैं आपके, ठीक है, भोजन होता है वो करते हो, फल फूल खाते हो। लेकिन यहाँ पे जो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है इसमें केवल फल फूल ही खाया जाता है, जो पके हुए फल होते हैं मेनली वो। ठीक है, तो ये विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये आप आज के जो करंट अफेयर थे हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।